यह केटीजी के 6th लेक्चर का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट देखने के लिए फिजिक्स बाय अक्षय की प्लेलिस्ट में जाके सर्च करें। पॉइंट फर्स्ट क्लियर करने के बाद में अब हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो है रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, यानी कि विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। तो हमें जैसा कि पता है एज वी नो दैट कि Cp जो हमारे पास आया वो कितना आया, Fr/2 प्लस R, ये आया Cp, और Cv जो हमने कैलकुलेट किया था वो आया था Fr/2। ये Cp और Cv की वैल्यू आई थी। हमें इनका रेशियो निकालना है। रेशियो जनरली हम क्या करते हैं, बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं, वही रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो वी डिफाइन, जो रेशियो हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, वो गामा बराबर में Cp/Cv से डिफाइन कर देते हैं। क्योंकि हमें पता है Cp बड़ा है तो Cp में Cv से डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करने पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो गामा बराबर में Cp और Cv की वैल्यू रख दें। तो Cp की जगह पर है Fr/2 प्लस R अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा Fr/2। इसको अलग अलग डिवाइड कर दें Fr/2 को, तो यहाँ हमारे पास टर्म बच जाएगी, ये Fr/2 से Fr/2 डिवाइड होगा 1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे R से R कट जाएगा, 1/F/2 है, 1/F/2 क्या हो जाएगा 2/F। तो ये हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई, ठीक है। गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। यहाँ F क्या है, F है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता की कोटि। तो हमें पता है कि अगर मोनो एटॉमिक गैस होगी, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डायटॉमिक गैस के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर तो 3 रहेगा, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रोटेशनल मोशन इंक्लूड हो जाएगा, तो रोटेशन मोशन दो तरह से हो सकता है, तो 3+2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बढ़ाएंगे तो वहाँ पर वाइब्रेशनल मोशन होगा, तो ये यहाँ पर 6 हो सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम हायर टेम्परेचर्स पर। लोअर टेम्परेचर पर 3, मीडियम टेम्परेचर पर 5 और हायर टेम्परेचर पर 6। इसी तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। उसमें दो केसेस थे, लीनियर और नॉन लीनियर, वो पिछले वीडियोस में हमने पढ़े थे, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब इसका हम चेक पॉइंट 2 पढ़ते हैं, जिस पर देखेंगे कुछ क्वेश्चन, फिर हम पढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम बढ़ते हैं चेक पॉइंट 2 की तरफ। चेक पॉइंट 2 पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछने से पहले आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि मोनो एटॉमिक गैस है, उसके लिए Cp और Cv निकालना है, ठीक है। Cp और Cv निकालना है, और यहाँ पर आपको एक पॉइंट क्या दिया हुआ है कि Cp और Cv जो निकालना है वो कैलोरी पर मोल केल्विन में निकालना है, ठीक है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको कि भाई Cp का फॉर्मूला क्या होता है Fr/2 प्लस R, और Cv क्या होता है Fr/2, ठीक है। यहाँ हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। हमें मोनो एटॉमिक गैस के लिए पता है, मोनो एटॉमिक गैस जो है उसके लिए पता है कि F जो होता है वो 3 होता है। बस यहाँ R की वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व करना है। तो R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू होती है 8.314, यूनिट क्या होती है जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो R की यूनिट में आता है जूल पर मोल केल्विन, और हमें निकालना किसमें आंसर, कैलोरी में निकालना है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक कैलोरी के अंदर 4.18 जूल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस बेस पर हम कन्वर्जन करेंगे और कन्वर्जन करके R की वैल्यू निकालेंगे। तो R की वैल्यू जो है वो बन जाएगी, यहाँ 8.314 पड़ा है, एक जूल की जगह पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो एक जूल की जगह पर क्या आ जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, तो एक जूल की जगह पर आ जाएगा 1/4.18 कैलोरी, ठीक है। तो ये जूल कैलोरी में कन्वर्ट हो गया, बाकी सारे कन्वर्जन अपने को नहीं करने। तो ये अपने जो R की वैल्यू है वो कैलोरी पर मोल केल्विन में आ जाएगी। तो ऊपर आप देखें वैल्यू 8.3 है, नीचे 4.1 है, तो ऊपर वाली वैल्यू जस्ट इसकी डबल मानी जा सकती है। देखो 4.1 का अगर आप डबल करते हो तो आता है 8.2, ठीक है, लेकिन साथ में 0.18 है, तो लगभग ये आ जाता है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है।
इतना काम कर दिया हमने, हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, तो आगे कैसे करेंगे, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखो अब R की वैल्यू हमने कह दी कितनी है, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन है, और F अपने पास कितना है, 3 है। तो ये देखो 3R/2 प्लस R, 3R/2 प्लस R, ये बन जाएगा क्या, 5R/2। ठीक है, और R की वैल्यू कितनी है, 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो Cp हो गया 5 कैलोरी पर मोल केल्विन, और फिर Cv निकालें तो Cv जो है वो ये 3R/2, और R की वैल्यू 2 है, तो ये 3 कैलोरी पर मोल केल्विन हो जाएगा। तो इस तरह से अपने Cp और Cv निकाल ली। क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन टैकल करने हैं। हमारा चेक पॉइंट का 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, हमें Cp और Cv का रेशियो दे रखा है 1.4 है। ठीक है, हमें ये बताना है कि उसके एक अणु में कितने परमाणु होंगे, और Cp और Cv के मान भी निकालने हैं, किसमें, कैलोरी पर मोल केल्विन में। ठीक है, हिंट में दे देता हूं, इसमें मेयर रिलेशन काम आएगा, और Cp Cv का रेशियो गामा का जो फॉर्मूला निकाला था वो काम आएगा। तो ये चेक पॉइंट 2 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आपको H2O के मॉलिक्यूल के लिए Cp Cv और गामा क्या होता है, Cp और Cv का रेशियो यानी कि अनुपात, वो निकालने हैं। यहाँ आपको कंडीशन दे रखी है, 2 कंडीशन में निकालनी है, एक जब ताप बहुत कम हो और एक जब ताप बहुत ज्यादा हो, व्हेन टेम्परेचर इज वेरी लो एंड व्हेन टेम्परेचर इज वेरी हाई। ये यहाँ ध्यान रखें कि आपको यूनिट कौन सी यूनिट में निकालना है, जूल पर मोल केल्विन में निकालना है, यहाँ आपको कैलोरी मोल केल्विन में नहीं निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सोचे। देखो हिंट आपको ये है कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होती है। हम अपना फाइनल टॉपिक डिस्कस करते हैं, और टॉपिक का नाम है एडियाबैटिक एक्सपेंशन यानी कि रुद्धोष्म प्रसार। तो पहले इसको समझे कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। एक्सपेंशन मतलब होता है फैलाव। ठीक है, तो जब भी कोई गैस एक लो वॉल्यूम रीजन से हाई वॉल्यूम रीजन में जाती है तो हम बोलेंगे गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस एक्सपेंड हो रही है। जैसे आप साइकिल के टायर में से जब हवा निकालते हैं तो टायर एक कम वॉल्यूम का रीजन है, उसमें से निकलकर वो एनवायरनमेंट में एंटर होती है जो हायर वॉल्यूम है। ठीक है, तो वहाँ उसका वॉल्यूम कम से ज़्यादा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि गैस एक्सपेंड हो रही है। बलून में से हवा निकाल रहे हो, गैस एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ एक्सपेंशन तो है, साथ में वर्ड है एडियाबैटिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं रुद्धोष्म। तो इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब है कि कोई भी जो सिस्टम है, गैस का सिस्टम है, वो अगर अपने एनवायरनमेंट से किसी भी तरह से हीट एक्सचेंज ना करे, ना तो वो हीट एनवायरनमेंट को दे ना हीट उससे ले। ठीक है, तो इस तरह का जो सिस्टम होता है वो एडियाबैटिक यानी कि रुद्धोष्म होता है। तो दोनों कंबाइन कर दे तो गैस का प्रसार हो जिसके दौरान वो हीट एक्सचेंज ना करे, तो उसे एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन पहले देख लें कि उसके लिए आइडियल कंडीशन क्या होती है, क्या आदर्श स्थितियाँ होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास जो है एक कंटेनर है जिसकी सारी वॉल्स यानी सारी दीवारें जो है वो थर्मली इंसुलेटेड है यानी कि कुचालित है। ठीक है, इसमें गैस भरी हुई है। अब वो गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही है, इस पिस्टन को ऊपर उठा रही है। ठीक है, और पिस्टन बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन जब होगी तब हम कहेंगे कि इसमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। कंडीशन है ये वॉल्स थर्मली इंसुलेटेड, मतलब ऊष्मीय रूप से कुचालित चाहिए, और ये जो फास्ट होना चाहिए, प्रक्रिया बहुत तेज होनी चाहिए। इसका उलट अगर ये जो है ये चारों तरफ से जो है कंडक्टिंग हो और ये प्रोसेस बहुत स्लो हो, तो वो एडियाबैटिक नहीं होकर आइसोथर्मल यानी कि समतापी प्रक्रम होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी स्टेट इक्वेशन निकालते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी स्टेट इक्वेशन निकालते हैं। तो अवस्था समीकरण, तो देखो स्टेट इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है PV बराबर में nRT। ये कोई भी आइडियल गैस जो है यानी आदर्श गैस जो है वो इसको फॉलो करती है। अब अगर हम एक प्रोसेस डिफाइन करें कि गैस जो है अपने एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रही है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है। एक स्टेट का मतलब क्या होता है, उसका स्पेसिफिक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हो तो उसकी एक स्टेट कहलाई जाती है।
ठीक है। अगर इनमें से किसी भी की वैल्यू चेंज हो रही है तो हम कहेंगे उसकी स्टेट चेंज हो रही है, गैस की स्टेट चेंज हो रही है। तो वो अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है और उस दौरान उसका मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि समतापी प्रक्रम। अगर T कांस्टेंट कर दें तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर एक आइसोथर्मल प्रोसेस हमें दिया हुआ है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, आप देखो इसका राइट हैंड साइड देखो, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है और t को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो pv बराबर में कांस्टेंट। तो pv बराबर में कांस्टेंट जो है वो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, आइसोथर्मल को। तो इसको हम बोलते हैं स्टेट इक्वेशन, ठीक है, अवस्था समीकरण। अब इसी तरह की इक्वेशन हमें बनानी है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो वो कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो क्या है, वो तो हमने समझ लिया कि हीट एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है। अब हमें इक्वेशन पी वी और टी के फॉर्म में लानी है, तो वो कैसे लाएं, तो आप देखो पहले हेडिंग डाल लें ये, उसके बाद में आप देखो कि यहाँ पर FLT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से बाय FLT हमें पता है कि जो हीट गिवन होती है वो डेल्टा U प्लस W होती है, ठीक है। ये FLT रूल से पता है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसको dq लिख दें, dq बराबर में du प्लस dw। यहाँ dq क्या, हीट, ये इंटरनल एनर्जी में चेंज और ये वर्क डन, ठीक है। बट हमें पता है कि प्रोसेस जो है वो कैसा है, प्रोसेस इज एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस होने का मतलब क्या हो गया, dq जो है वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा। dq ज़ीरो हो गया तो du प्लस dw ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब du को क्या लिख सकते हैं, आप देखो हमने जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है उसके लिए एक टर्म लिखी थी FNR T/2, ठीक है। तो FNR T/2 तो एनर्जी है, चेंज शो कर रहा है, तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में माइन्यूट सा चेंज होता है dt, तो du बराबर FNR dt/2 ये लिख सकते हैं। जबकि FR/2 जो है वो हमें पता है CV होता है, तो du जो है वो बन जाएगा n CV dt, n CV dt, ये du की वैल्यू हो जाएगी। और dw की वैल्यू, वर्क डन जो है वो पिछले डेरिवेशन में हमने निकाला था, वर्क डन क्या होता है, pdv। टोटल वर्क डन निकालना हो तो इंटीग्रेशन pdv, हमें यहाँ स्मॉल अमाउंट में वर्क डन निकालना है तो pdv। ये दोनों वैल्यूज में पुट कर दें तो हमारे पास आएगी इक्वेशन n CV dt प्लस pdv इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आ रही है, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ तो रही है, इसमें एक टर्म टेम्परेचर की आ रही है और बाकी दोनों टर्म प्रेशर और वॉल्यूम की आ रही है। हम चाहते हैं सारी टर्म प्रेशर और वॉल्यूम में आए, ये टेम्परेचर वाली टर्म हमें हटानी पड़ेगी। तो पहले तो इस इक्वेशन को नोट कर लें, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, फिर अपने यहाँ पर कोई दूसरी इक्वेशन और बनाए। अब गैस तो हमारे पास जो है वो आइडियल गैस ही है, ठीक है। तो आइडियल गैस इस इक्वेशन को तो फॉलो ही करेगी, PV बराबर में nRT, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन होती है, आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस मतलब आदर्श गैस है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें हम बाय डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आप देखो यहाँ पर हम u इंटू वी से डिफरेंशिएट कर दें, यहाँ p और v और t तीनों ही वेरिएबल है, तो उस हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसको u इंटू वी से करें तो प्रेशर कांस्टेंट मानते हुए वॉल्यूम का, और फिर वॉल्यूम कांस्टेंट मानते हुए प्रेशर का, तो p dv प्लस v dp हो जाएगा, क्लियर। इधर nr कांस्टेंट है, तो nr तो कांस्टेंट पड़ा है, टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें क्या करें हम, यहाँ से dt की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, तो देखो n CV dt की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, p dv प्लस v dp अपॉन nr, ये अपने पास dt की जगह रखा जा सकता है, प्लस p dv इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू इसमें रख दी, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। रख के देख लें आप, समझ आ रही बात। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, इजी सा है। अब आप देखो इसमें ये n से n तो कट जाएगा, ये टर्म p dv और ये p dv कॉमन आ रही है, तो कॉमन ले लें p dv,
अब पी डी वी के मल्टीप्लाई में यहाँ से देखो n तो कट गया, मल्टीप्लाई में क्या रह गया सी वी अपॉन आर, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो प्लस का 1। और सेकंड टर्म देखें आप, सेकंड टर्म में n तो यहाँ पर भी कट जाएगा, सी वी अपॉन आर इसके मल्टीप्लाई में रह जाएगा वी डी पी के, तो यहाँ सी वी अपॉन आर वी डी पी इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पर देखो आर एलसीएम ले लें पूरे में, तो पी डी वी आर एलसीएम ले लें तो सी वी प्लस आर प्लस सी वी अपॉन आर वी डी पी इक्वल्स टू 0। अब आप देखो आर ये जो है पूरे में एलसीएम आकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 पे चला जाएगा। क्लियर है ये बात। अब सी वी प्लस आर क्या होता है, सी वी प्लस आर जो है वो होता है सी पी, पिछले डेरिवेशन में हमने किया था। ठीक है, अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, पी डी वी इंटू में सी पी इंटू में सी पी प्लस ये देखो आर मल्टीप्लाई में चला गया प्लस ये सी वी वी डी पी इक्वल्स टू 0 ये बचा। अब देखो यहाँ पर हम इसको जो है अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, कुछ वेरिएबल उधर लेके जाते हैं तो हमारे पास ये बचेगा सी पी पी डी वी इक्वल्स टू माइनस में सी वी वी डी पी। अब ये सी वी यहाँ अपॉन में आ जाएगा, सी पी अपॉन सी वी पी डी वी इक्वल्स टू माइनस वी डी पी ये बचा। ठीक है, सी पी अपॉन सी वी क्या हो जाता है, गामा। ठीक है, तो गामा बराबर में सी पी अपॉन सी वी। अब यहाँ पर हम देखें प्रेशर वाली टर्म एक तरफ ले लें, वॉल्यूम वाली टर्म एक तरफ ले लें, तो ये डी वी अपॉन वी, डी वी अपॉन में वी, और ये पूरी टर्म क्या है गामा। ठीक है, इक्वल्स टू उधर देखें क्या आ गया, माइनस का डी पी अपॉन पी, ये टर्म आ गई। अब क्या करेंगे, सबको पता है क्या करना है, यहाँ हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखें इसका जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हम गामा जो है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी वी अपॉन वी माइनस डी पी अपॉन पी का इंटीग्रेशन। अब 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग वी, तो गामा लॉग वी हो गया, माइनस पी पड़ा है 1 अपॉन पी का क्या हो जाएगा, लॉग पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं लगाई है, और जब हम इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगाते हैं तो हमें कुछ कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो क्योंकि ये दोनों रिजल्ट लॉग में आए हैं तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टर्म आ गई। अब इसको रीअरेंज करते हैं, ये टर्म इधर लेके आते हैं पी वाली टर्म, तो गामा लॉग वी प्लस लॉग पी बराबर में लॉग सी, ये टर्म आई। ठीक है, अब देखो यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, लॉग के मल्टीप्लाई में जो होता है वो पावर में चला जाता है, तो लॉग वी की पावर गामा प्लस लॉग पी बराबर में लॉग सी। और अब आप देखो लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, ये आ गया इंटू में लॉग सी। अब देखो दोनों तरफ से लॉग कट जाएगा और फाइनली हमारे पास आंसर आएगा पी वी की पावर गामा बराबर में सी, यानी कि कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन आई इसे हम बोलते हैं स्टेट इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस होगा उसकी ये अवस्था समीकरण कहलाएगी। ये किसके किस में आ गई, प्रेशर और वॉल्यूम में। यहाँ साथ में ऊपर पावर क्या आ गई, गामा। गामा क्या है, सीपी अपॉन सीवी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ेंगे, यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम में लाए हैं इक्वेशन, इसको हम जो वॉल्यूम और टेम्परेचर में लाएंगे और प्रेशर और टेम्परेचर में लाएंगे। ठीक है, फिर करेंगे इसका चेक पॉइंट 3 स्टाइल के क्वेश्चन। तब तक ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलो मिटा देते हैं इसको। अब देखो अनदर फॉर्म्स और क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं इसके स्टेट इक्वेशन के। तो हमने पी वी की पावर गामा बराबर में कांस्टेंट ये तो प्रूव कर दिया, और पी वी बराबर में एनआरटी होता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन से हम जानते हैं। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन से जानते हैं, तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं। अब प्रेशर और वॉल्यूम में नहीं लाकर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर में लाना चाहते हैं, तो हमें ये प्रेशर हटाना है। तो प्रेशर हटाने के लिए यहाँ से प्रेशर की वैल्यू इसमें रख दें, तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू क्या आ रही है, एनआरटी अपॉन वी।
ये वैल्यू हम इसमें रख दें तो nRT अपॉन V इंटू में V की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब देखो n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, ये अपॉन में चला जाएगा कांस्टेंट के, कांस्टेंट बन जाएगा। यहाँ बचा क्या, टेम्परेचर। यहाँ v की पावर गामा है, अपॉन में v है तो एक पावर कम हो जाएगी, तो t इंटू वी की पावर गामा -1। कांस्टेंट में कांस्टेंट गया, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड किया तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी टी वी की पावर गामा -1 बराबर में कांस्टेंट। तो ये इसका सेकंड फॉर्म हो गया, दूसरा रूप हो गया किसका, स्टेट इक्वेशन का। मतलब स्टेट इक्वेशन में हम ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं, ये भी एडियाबैटिक गैस एडियाबैटिक एक्सपेंशन की स्टेट इक्वेशन कहलाती है। एक इक्वेशन और निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट लें। अब देखें, एक और इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बार हमने प्रेशर को गायब किया था, अब हम वॉल्यूम को गायब कर दें। ठीक है, तो हमें पता है V बराबर में, वॉल्यूम बराबर में क्या हो जाएगा, nRT अपॉन P। ठीक है, nRT अपॉन P, ये वैल्यू जो है वॉल्यूम की यहाँ रख दें तो P, V की पावर गामा थी तो nRT अपॉन P की पावर गामा बराबर में कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इजीली सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर प्रेशर की पावर 1 है, यहाँ प्रेशर की पावर गामा है, तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगी, प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा। यहाँ टेम्परेचर की पावर सीधी सीधी गामा, और ये nr कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कुछ भी पावर करें कांस्टेंट ही आएगा, तो ये कांस्टेंट बनेगा और वो अपॉन में जाएगा कांस्टेंट के, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट है, ये अलग कांस्टेंट है, ये अलग कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट आना कांस्टेंट ही है तो ये कांस्टेंट रह जाएगा और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो इस तरह से हमारे पास 3 तरह के फॉर्म हैं, किसके, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के 3 फॉर्म है। पी वी की पावर गामा बराबर में कांस्टेंट, टी वी की पावर गामा -1 बराबर में कांस्टेंट, पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा बराबर में कांस्टेंट। तो ये हमने पढ़ा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम इसका चेक पॉइंट 3 स्टाइल के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो लग जाइए कॉपी पेन लेके और निकाल दीजिए सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन और दीजिए आंसर कमेंट से। चेक पॉइंट 3 की तरफ। चेक पॉइंट 3 पर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम यानी आयतन का पर जो है गैस दे रखी है, जिस पर प्रेशर यानी कि दाब कितना है, 4 × 10⁵ यानी 4 × 10⁵ दाब है। ठीक है, इसका एडियाबैटिक कंप्रेशन किया जाता है, यानी कि रुद्धोष्म संपीड़न किया जाता है, मतलब गैस को दबाया जाता है एडियाबैटिकली। तो उसका वॉल्यूम जो है घटकर, जो पहले 2 मीटर क्यूब था वो वॉल्यूम घटकर जो है 0.5 मीटर क्यूब हो जाता है। तो नया जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ कंडीशन जो प्रोसेस हमें दे रखा है वो एडियाबैटिक प्रोसेस दे रखा है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने स्टेट इक्वेशन यानी अवस्था समीकरण डराइव की थी, पी वी की पावर गामा बराबर में कांस्टेंट। ऐसे तो इसके 2 रूप और थे, लेकिन यहाँ पर हमें प्रेशर और वॉल्यूम ही दे रखे हैं तो हम प्रेशर और वॉल्यूम में ही इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर वॉल्यूम होता तो टेम्परेचर वॉल्यूम में इक्वेशन लिखते, प्रेशर टेम्परेचर में होता तो प्रेशर टेम्परेचर में इक्वेशन लिखते। ठीक है, तो हमने कहा पी वी की पावर गामा बराबर में कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा बराबर में P2 V2 की पावर गामा। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन पर P1 V1 और फाइनल कंडीशन पर P2 V2। तो इनिशियली प्रेशर वॉल्यूम दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर हमें निकालना है यानी P2 निकालना है। तो P2 क्या हो जाएगा, यहाँ P2 जो है वो हो जाएगा P1 V1 अपॉन V2 की पावर गामा। ठीक है, ये हमारे पास P2 की वैल्यू हो जाएगी। तो P1 हमें गिवन है, P1 कितना है 4 × 10⁵। V1 भी गिवन है, पहले वॉल्यूम कितना था 2 था, अपॉन V2 भी गिवन है, कितना हो गया 0.5 हो गया, इसकी पावर गामा। ठीक है, तो 4 × 10⁵। अब ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 आएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 की पावर 1.5। ठीक है, अब 4 की पावर 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2। 3/2 मतलब हमें क्या करना है, यहां पर आप देखो 4 × 10⁵, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 मतलब पहले रूट ले ले फिर क्यूब ले ले। तो 4 का रूट आएगा 2, 2 का क्यूब आएगा 8, फिर 8 को 4 से गुणा करेंगे 32,
तो फाइनल जो आंसर आएगा वो मैं यहां लिख रहा हूं 32 इंटू 10⁵ ठीक है। ये अपने पास जो है नया प्रेशर हो जाएगा, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 3.2 इंटू 10⁶ और साथ में यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन है। चेक पॉइंट 3 के क्वेश्चन पहला क्या है, आपको गैस दे रखी है किसी वॉल्यूम V पर, ठीक है, और टेम्परेचर गैस का कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है। फिर उसको क्या किया जाता है, एडियाबेटिकली कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, ठीक है, रुद्धोष्म में संपीड़न किया जाता है और उसका वॉल्यूम घटकर V/4 हो जाता है। तो आपको ये पता लगाना है कि फाइनली उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा। पहले टेम्परेचर उसका 27 डिग्री सेल्सियस था। गामा की वैल्यू यानी Cp और Cv का जो रेशियो है वो 1.5 है। ठीक है, तो आप इक्वेशन लगाएं और सॉल्व करें इसको। इसी तरह से सेकंड कंडीशन है कि आपको गैस जो है वो P प्रेशर पर दी हुई है और उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। अब आप उसको कंप्रेस कर रहे हो और प्रेशर को एकदम से बढ़ाकर 27 टाइम्स कर देते हो, 27 गुना कर देते हो प्रेशर। ठीक है, पहले जितना था उसका 27 गुना कर दिया, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा। गामा की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है 1.5। और तीसरा क्वेश्चन मैं वर्बली पूछ लेता हूं कि एक साइकिल के अंदर जो है वो गैस भरी हुई है, हवा भरी हुई है और उसका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है और जो प्रेशर है वो 8 atm है, यानी कि 8 एटमॉस्फेरिक दाब, 8 वायुमंडलीय दाब के बराबर में है। टायर अचानक से फटता है और गैस बाहर निकलती है, तो हमें ये बताना है कि उसका टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा। ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा। तो ये आपके चेक पॉइंट 3 के 3 क्वेश्चन हो गए। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिए कमेंट सेक्शन।